हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। मैं आज आपकी इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है टू एफएसएसआई एंड अथॉरिटी के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके होते हैं या फिर जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए होते हैं कि जो रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर द एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट एंड यूज ऑफ डेयरी टर्म्स इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड अदर फूड्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। डेयरी के बारे में जितने भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो आज हम लेने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होता है आइडेंटिटी ऑफ एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट। सो ठीक है, तो ये इसके अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट। तो व्हाट इज एनालॉग एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन? एनालॉग in the dairy context means the product in which constituent not derived from milk take the place in part or in whole of any milk constituent, and the final product resembles organoleptic and or functionally milk or milk product or composite milk product as defined in these regulations। ठीक है, तो देखिए इन द subsequent part of the FAQ, frequently asked question, analog in the dairy context is being simply referred to as analog। ठीक है, आई होप एनालॉग मतलब क्या है जो आपको समझ में आ चुका है इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है स्पेसिफिकली विच प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड एनालॉग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफाइंड डेफिनेशन गिवन इन द रेगुलेशंस। तो ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। All milk products and composite milk products listed standardized in the regulations when compositionally altered with by way of substitution of their major milk constituents, milk fat, milk protein with non-milk constituents, example vegetable oil, fat, vegetable proteins, the resilient look like products would be analog. More clearly it is डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो। तो देखिए फिगर के अंदर एनालॉग क्या है वो अभी आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। यू कैन सी ऑल प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन द डेफिनेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट इन रेगुलेशन 2.1.0। जो 2.1 के अंदर जितने भी जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड इन द एफएसएस एफपीएस एंड एफए, जो रेगुलेशन 2011 के अंदर जो भी दिया गया है रेगुलेशन 2.1.1 के अंदर जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो देखिए उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर मिल्क कंस्टिट्यूट्स लाइक मिल्क फैट मिल्क प्रोटीन विच नॉन मिल्क कंस्टिट्यूट्स। तो ठीक है, तो डायरेक्टली ये जो नॉन मिल्क कंस्टिट्यूट्स है, ठीक है, मिल्क फैट एंड मिल्क प्रोटीन विद नॉन मिल्क कंस्टिट्यूट्स एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट, तो इसे कहा जाता है एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एग्जैक्टली किस किसको आप कह सकते हो, जैसे कि मिल्क फैट हो गया, ठीक है, जिसे सेपरेशन के बाद क्रीम निकलती है, या फिर मिल्क प्रोटीन जो मिल्क जो होता है उसका वे पनीर निकालने के वक्त वे निकालते हैं और वे का फिर जब प्रोटीन निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। और ये जो है ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हिच प्रोडक्ट्स are not considered as analog in the context of the definition given in the regulation। तो ठीक है, तो इसे एनालॉग नहीं कहा जाता, तो ये इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी जरूरी है। तो ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स व्हिच आर essentially milk products, dairy being an essential part of these products in term of quantity and also content characterizing non-dairy ingredients as permitted in the regulation, specifically not for the purpose of replacing any milk constituent, ठीक है, and conforming to the standards specified for the individual composite dairy products are not analog। ठीक है, एग्जांपल देखिए जैसे कि श्रीखंड हो गया, श्रीखंड विद फ्रूट्स, फिर आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम विद डिफरेंट नट्स एंड फ्रूट्स विद फ्रूट्स, फ्लेवर्ड फर्मेंटेड मिल्क्स, ड्रिंक्स बेस्ड ऑन फर्मेंटेड मिल्क्स। तो इसे एनालॉग नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर देखिए आपने एक इंग्रेडिएंट जो है एनालॉग इंग्रेडिएंट को अगर आप एक फ्लेवरफुल या फिर एक इनोवेशन तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हो विद एडिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, तो वो एनालॉग नहीं रहता। कंपोजिशनली मॉडिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है?
तो देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स अल्टर्ड इन कंपोजिशन, एग्जांपल मॉडिफिकेशन ऑफ फैट कंटेंट, lactose free fortification compared to reference product by way of addition, deletion of a milk constituent, of addition of or addition of micronutrient in accordance with their regulated standards are not considered analogs. ठीक है, अगर आप जो भी अल्टर्ड कंपोजिशन अगर आप करते हो, किसी भी मॉडिफिकेशन करते हो फैट कंटेंट लैक्टोस लैक्टोस फ्री फिर फॉर्टिफिकेशन के थ्रू, तो उसे भी एनालॉग कंसिडर नहीं किया जाएगा, याद रखना। इन सच केसेस देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूशन of the milk constitute with a non-milk constitute that essentially defines an analog in the dairy context, ठीक है। These include among other products like देखिए कौन से products आएंगे, milk in which milk fat has been extracted or added for the purpose of standardization complying to specified standards of for fat। तो देखिए अगर आपका फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्डाइज मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, स्किम मिल्क, जैसे कि देखिए जब भी आपका डेयरी के अंदर जब भी आपके पास एक मिल्क आता है जिसका फैट लेवल कम है, तो अगर आप उसके अंदर फैट ऐड करते हो टू अचीव योर यू नो क्लेमिंग फैट, जो भी आप फैट क्लेम करते हो आपके लेवल के ऊपर, अगर आपको वो ये करना है तो उसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, एज एनालॉग कि आप एनालॉग ऐड कर रहे हैं। जैसे कि देखिए फुल क्रीम मिल्क होता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क होता है, या फिर टोन मिल्क होता है, डबल टोन मिल्क होता है, स्किम मिल्क होता है जिसके अंदर 0% फैट होता है, तो इसे कंसिडर किया जाएगा। और मिल्क प्रोडक्ट्स और कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स allowed to be modified in respect of fat content as compared to the reference product। तो ठीक है, एग्जांपल मीडियम और लो फैट आइसक्रीम, तो ठीक है, रेफरेंस प्रोडक्ट बीइंग आइसक्रीम, ऐसा है क्योंकि ये लो फैट है और ये एज आइसक्रीम है। मिल्क विच हैज बीन मॉडिफाइड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ मिल्क कंस्टिट्यूट टू मीट द स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड फॉर द मॉडिफाइड मिल्क, ठीक है, मिल्क विच हैज बीन मॉडिफाइड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ मिल्क कंस्टिट्यूट टू मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड, जैसे कि एग्जांपल रिड्यूस लैक्टोस मिल्क, लैक्टोस फ्री मिल्क, तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा। मिल्क विच हैज बीन मॉडिफाइड विद द एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर एडिशन की गई है फॉर्टिफाइड मिल्क के अंदर, उसको भी। और थर्ड है प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली मेड फ्रॉम नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स, अगर एक्सक्लूसिवली नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट से बनाया गया आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एनालॉग्स अंडर द रेगुलेशन एंड आर इन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द रेगुलेशन। तो देखिए कोकोनट मिल्क हो गया कंप्लीटली, पीनट बटर हो गया अदर देन प्लांट बेस्ड सच एज सोया, नट्स, राइस, बेवरेजेस, तो इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। Products of other food categories, example coca products, bakery products containing dairy ingredients only as an essential part of the characterization of the product are not considered analog, नहीं consider किया जाएगा, ठीक है। Example milk chocolate, milk biscuit, cream biscuit, cheesecake, butter cookies are not considered as an analog। For fourth question, can analog be prepared in respect of all milk products? Can analogs be prepared in respect of all milk products? So इसका आंसर है the note under the definition of analog in the dairy context specifically mentioned that admixtures of certain dairy products and other ingredients not exclusively derived from milk cell of which are prohibited as per food safety and standards, prohibition and restriction on cells regulation 2011 are excluded from this definition, ठीक है। in the FSS the food safety standard the prohibition and restriction regulation 2011 का जो act है the following admixtures are prohibited, लेकिन देखिए उसके अंदर भी कौन से एक्सक्लूडेड है, उसके अंदर हम देखेंगे घी विच कंटेन्स एनी एडेड मैटर नॉट एक्सक्लूसिवली डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क फैट, ठीक है, वो एंड द मिक्सचर ऑफ घी और बटर एंड एनी सब्सटेंस prepared in imitation of or as a substitute for ghee or butter or consisting of or containing any oil or fat which does not conform to the definition of ghee. Hence, no analog product can be prepared by blending non-milk components. Example, vegetable fat, oil in ghee and butter. ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर एनालॉग कंसिडर्ड एज अ डेयरी प्रोडक्ट? तो इसका आंसर है एनालॉग्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेयरी प्रोडक्ट
under the regulation reference provision of clause FI of the sub regulation 2.1.0 third of the general standard for dairy products. तो ठीक है, सभी एनालॉग जो है वो एज अ रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर एनालॉग स्टैंडर्डाइज्ड amenable to standardization. The question is, the answer is, the analogs in the dairy context have been defined in the regulation. Further standardization of various analogs may also be feasible. However, standardization of an analog is considered only if it is necessary to specify basic identity and quality parameters for better regulatory oversight and fair practices. Example: analogs, namely frozen desserts and mixed fat spread, are standardized in the regulations with details related to their identity, composition, quality parameters, etc. specified therein. देन आता है कि क्वेश्चन, कैन एनालॉग गेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोप्राइटरी फूड्स? तो इसका आंसर है एनालॉग, क्योंकि देखिए कैन एनालॉग गेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोप्राइटरी फूड, क्योंकि बेसिकली प्रोप्राइटरी फूड के अंदर आने के लिए ही एनालॉग का एक सेक्शन है, वो जो एफबीओस होते हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो इनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एनालॉग्स इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट आर टू बी लाइसेंस अंडर जनरल मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस as a standardized food product and not under the proprietary food, ठीक है, काइंड ऑफ बिजनेस। तो प्रोप्राइटरी फूड के अंदर इसका केओ भी नहीं आ सकता। दिस प्रोडक्ट्स आर मैप्ड टू बी करस्पॉन्डिंग कैटेगरी ऑफ डेयरी product. Example: analog in the context of cheese, analog in the context of cream, etc. In FOSCOS under general manufacturing QOB for the purpose of licensing and applicability of corresponding additive provisions slash safety standards, microbiological specifications and the maximum level of contaminants, ठीक है। तो कंटामिनेंट्स के ऊपर ये चीज है। उसके बाद देखिए बी सेक्शन है, यूज ऑफ डेयरी टर्म्स इन फूड प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर के अंदर अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे व्हाट इज मीन बाय डेयरी टर्म्स। व्हाट इज मीन बाय डेयरी टर्म्स? तो देखिए डेयरी टर्म्स मीन्स नेम्स, डेजिग्नेशन, सिंबल्स, पिक्टोरियल और अदर devices which refers to or are suggestive directly or indirectly of milk or milk products. The general principle laid down in the general standards for milk and milk products is that dairy terms are reserved to milk and milk products conforming to the definition of milk in the general standard. In other words, common dairy terms, example milk, cream, cheese, specific cheese names, butter, yogurt, dahi, etc., are reserved for the products that are made from milk and milk products, ठीक है। तो जो भी कॉमन नेम है या फिर कॉमन डेयरी टर्म्स है वही यूज करने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आर देयर एनी गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ डेयरी टर्म्स इन प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर? तो यस, क्लॉज 3 एप्लीकेशन ऑफ डेयरी टर्म्स of sub regulation है 2.1.0 general standards for milk and milk products under the FSS food product standard and food additives regulation 2011 lays down guidelines for use of dairy terms in the nomenclature of dairy product, milk and milk product or the composite milk product, as well as for other foods, non-dairy products, including related prohibition for such as in non-dairy products. These provisions are in alignment with the relevant standards under Codex Alimentarius, ठीक है। जो कोडेक्स एलिमेंट्रियस के अंदर जो भी आता है कैक के अंदर, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के अंदर, तो उसके हिसाब से होगा। देखिए विच प्रोडक्ट्स कैन यूज डेयरी टर्मिनोलॉजी इन देयर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो डेयरी टर्मिनोलॉजी कौन यूज कर सकता है? एज पर द रेगुलेशन रेफर्ड अंडर द क्वेश्चन नंबर 8 अबव, जहां पर जो 8 के अंदर जो किया है डेयरी टर्म्स के अंदर, तो देखिए जो 8 नंबर का है वो आप और एक बार जाके देख सकते हो। यूज ऑफ द डेयरी टर्म्स इन नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्रोडक्ट अलाउड, डिसअलाउड एज अंडर all milk products and composite milk products standardized in the regulations and meeting the provisions of their respective product standards can use their standardized name or dairy terms in the nomenclature. Use of dairy term
for any product which is not milk, a milk product or a composite milk product is prohibited in general unless otherwise provided in the regulations. Among other foods, non-dairy, only certain products can use dairy terminology in their nomenclature if the same is provided in their standards specified under the regulations. Such exemption or for use of term is based on the principle that the dairy term in their nomenclature has been a traditional long established usage and such products are not intended to replace or be an alternative to the corresponding dairy product. ठीक है, एग्जांपल देखिए, जो कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क पाउडर है, पीनट बटर है, तो इसे तो हम डेयरी टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं लाएंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि हम कोकोनट मिल्क का हमारा प्लांट है, जैसे कि पीनट बटर का है या फिर आमंड मिल्क का है, तो नहीं आएगा। तो ये डेयरी टर्मिनोलॉजी के अंदर ये मिल्क नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्योंकि ये कॉमनली क्वेश्चन होता है कि हमारा एक आमंड मिल्क हम करते हैं, कोकोनट मिल्क करते हैं, तो वो क्या डेयरी इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स ऑफ अदर फूड कैटेगरीज, कोका प्रोडक्ट्स हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, कंटेनिंग डेयरी इंग्रेडिएंट्स ओनली एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन यूज डेयरी टर्म्स इन देयर नॉमेनक्लेचर। जैसे कि देखिए, मिल्क चॉकलेट, इसके अंदर मिल्क यूज किया जाता है, मिल्क बिस्किट, क्रीम बिस्किट, चीज केक, बटर कुकीज, तो इसके अंदर आप ये टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है। क्वेश्चन, can analogs use dated terminology in their nomenclature? Answer is analogs are not recognized as a milk products under the regulations as explained in question 5 above. Question 5 और एक बार जाके देख सकते हैं। And also do not meet the criteria for use of dairy terms for other foods specified in the regulations. Hence, use of dairy terms is not allowed in the nomenclature of analog. ठीक है, और उसके बाद आता है, देखिए हमने एक सी सेक्शन रखा है, सी सेक्शन में लेबलिंग प्रोविजंस फॉर द एनालॉग। कि अगर आपका एनालॉग अगर है प्रोडक्ट, तो उसके लिए लेबलिंग प्रोविजंस क्या है, क्योंकि एनालॉग के लिए स्पेसिफिक चीज है, तो इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, लेबलिंग के लिए प्रोविजंस क्या है, तो वो हम चेक करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चन होता है लोगों का कि व्हाट आर द स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एनालॉग एप्लीकेबल इन जनरल एंड what is the manner of such labeling? This can answer is specific labeling provisions for dairy analog are as under first, if milk constitutes milk, fat, and milk protein is partly replaced by constituent not derived from milk. Example: vegetable or fat or vegetable proteins in the product. The manner of declaration will be contains dot dot dot. मतलब इस ब्लैंक के अंदर आप कंस्टिट्यूएंट, जो भी आप कंस्टिट्यूएंट है वो आप फिलअप कर सकते हैं। Example: if soya protein concentrate is used as a protein constituent, partly replacing milk protein in the product, the declaration will be contains soya protein. ठीक है, कई बार क्या होता है कि वेज प्रोटीन प्लस जो अपना वेज प्रोटीन उठाओ, एवरीथिंग इज वेज, बट जो अपना मिल्क है, उस मिल्क के अंदर अगर सोया प्रोटीन अगर ऐड किया गया है, तो उसको आपको ये करना पड़ेगा। जो कि आपकी अगर आपकी किसी कोई भी मैन्युफैक्चरर है प्रोटीन पाउडर बना रहा है, प्रोटीन पाउडर के साथ अगर वो अगर उसका मिल्क प्रोटीन अगर कम पड़ रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सोया प्रोटीन है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट करता है, और इसीलिए उनको ये चीज यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि आपका जो प्रोटीन है उसके अंदर कंटेंट सोया प्रोटीन, तो ये आपको यहाँ वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, if hydrogenated vegetable fat from a mixed oil source is used as a fat constituent, partly replacing milk fat in the product, the declaration will be contains mixed vegetable fat. अगर फैट की कमी है तो वेजिटेबल फैट ऐड किया जाता है, तो ये भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि कंटेंस मिक्स्ड वेजिटेबल फैट। ठीक है, in your level. If milk constitutes milk fat and or milk protein is fully replaced as a substitute by a constituent not derived from milk, example vegetable oil, fat, protein in the product, the manner additionally declaration. तो यहाँ पर भी आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपने फुल्ली वो किया है, अगर फुल्ली वेजिटेबल ऑयल किया है, फुल्ली फैट, फुल्ली वेजिटेबल प्रोटीन किया है, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि कंटेंस नो मिल्क फैट, कंटेंस नो मिल्क प्रोटीन, कंटेंस नो मिल्क फैट एंड मिल्क प्रोटीन, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। A dairy analog for which no identity standards have been specified in the regulation shall declare on their labels the word analog
along with the food category a number under which the product is licensed. ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, फॉर एनालॉग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चीज द लेबल डिक्लेरेशन विल बी एज अंडर एनालॉग 1.6.5. For analog in the context of cream the label declaration will be as under analog 1.4.4. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इफ लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल इन एनालॉग स्टैंडर्डाइजेशन अंडर द रेगुलेशन. तो देखिए, फॉर एन एनालॉग प्रोडक्ट व्हिच इज स्टैंडर्डाइज्ड अंडर द रेगुलेशंस द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स specified in the standards for the analog product will be applicable and prevail even if these are in variance with the labeling requirements for analogs in general. ठीक है, उसके बाद है यूज ऑफ मिल्क लोगो. यूज मिल्क लोगो आप कब यूज करते हो, विच प्रोडक्ट्स कैन यूज मिल्क लोगो. तो देखिए, ओनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन द सब रेगुलेशन. ठीक है, जो 2.1.1 के अंदर जो जनरल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड अंडर द एफएसएसएआई फूड सेफ्टी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 आर eligible to use milk logo. ठीक है, on the product labels on such use is mandatory for this product. अगर ऐसे ही प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो 2.1.1 के अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के, तो ये जो लोगो है वो आपको यूज करना मैंडेटरी भी है. नेमली दिस ये जो नेमली दिस इंक्लूड, जैसे कि मिल्क हो गया, ये कुछ मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा, चीज, प्रोसेस चीज स्प्रेड, कंडेंस मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क, क्रीम मलाई, जो भी है, दही, योगर्ट, फॉर्मेटेड मिल्क, मिल्क ड्रिंक, मिल्क पाउडर. ये आप एक बार रुक के आप देख सकते हो कि जो है जिसके अंदर मिल्क का यूज होता है, जो 2.1.1 के अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स है वो आ रहे हैं, तो जरूर से जरूर ये सब प्रोडक्ट्स के लिए आपको जो लोगो है वो यूज करना मैंडेटरी है. जो मिल्क का लोगो है वो यूज करना मैंडेटरी है. ठीक है, अगर आप विदाउट मिल्क लोगो अगर आप ये करते हो तो इसके लिए आपका जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा. इसलिए अगर आप मिल्क यूज करते हो ये प्रोडक्ट के अंदर, तो जरूर से जरूर आपको उस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज करनी है, अपना मिल्क का लोगो लगाना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट यूज मिल्क लोगो. कौन से प्रोडक्ट जो है तो मिल्क लोगो यूज नहीं कर सकते, जैसे कि एनालॉग इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट. अगर एनालॉग्स है तो उसके ऊपर मिल्क लोगो नहीं यूज कर सकते हैं. जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स ऑफ अदर फूड कैटेगरीज कंटेनिंग मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स एज एन एसेंशियल पार्ट ओनली ऑफ फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे कि मिल्क चॉकलेट, मिल्क बिस्किट, क्रीम बिस्किट, चीज केक, बटर कुकीज एक्सेट्रा में आप मिल्क का लोगो यूज नहीं कर सकते. तो ये एक लॉ है. Food products of other food categories containing milk products or milk constituents merely as one of the ingredients. तो ठीक है, एग्जांपल्स है कन्फेक्शनरी, सूप्स, बेटर मिक्सेस है, तो उसके अंदर भी आप जो है मिल्क का लोगो यूज नहीं कर सकते. प्रोप्राइटरी फूड्स ऑफ एनी नेचर इवन इफ कंटेनिंग डेयरी इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, ऑल अदर नॉन डेयरी फूड्स. जैसे कि अगर आपका एक माइनर इंग्रेडिएंट है कोई भी डेयरी का, मिल्क का, तो आप उसके अंदर जो आपका मिल्क का लोगो है वो यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज द मिल्क लोगो. ठीक है, उसके बाद आपका एक ला देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द टेक्सचुअल पार्ट टर्म्स मिल्क एंड दूध टू बी मेंशन्ड इन द मिल्क लोगो. ठीक है, the terms milk and doodh can be used either alone or together in the logo. In the other words, the milk logo on the product label may either carry only one of the two terms or both the terms together as milk दूध. ठीक है, तो एक अपने पास एक लास्ट ये है अपना क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड कलर स्कीम्स ऑफ द मिल्क लोगो. द डायमेंशंस एंड कलर स्कीम्स ऑफ द मिल्क लोगो are being finalized and will be uploaded on the FSSAI website in due course of time. Accordingly, timeline for compliance in respect of the mandatory use of milk logo for milk products and composite milk products has been extended by 6 months. ठीक है, till 31st December 2022. However, interested FBOs may still voluntarily use the milk logo for the specified products till then. ठीक है, तो कुछ स्पेसिफाइड रहेंगे तो उनके लिए ये है. तो ये 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो उस वक्त की बात है.
तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी जानकारी पसंद आई होगी कि एग्जैक्टली आपका जो एनालॉग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है कि आप एनालॉग का एनालॉग टर्म क्या होती है, एनालॉग का यूज कैसे हो सकता है, क्या उसको प्रोप्राइटरी कह सकते हैं या नहीं, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी होगी, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें कैसे लेबलिंग के रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें कैसे उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, उसके बारे में भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट अनुराग। अगर आपको कोई भी इसके अराउंड अगर आपको एक नया क्वेश्चन हो, वो भी आप नीचे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके जितने भी डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनके आंसर्स उन्हें मिल सके और उनकी क्लैरिटी उनके दिमाग में आ सके, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो एज अ जो भी अपना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल करनी होती है, तो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के अनुसार क्या क्या उनके फ्रीक्वेंट लास्ट क्वेश्चंस है वो जरूर से सॉल्व हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के, एफएसए गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।